हम सभी के पास सपने हैं, लेकिन सपनों को साकार करने के लिए बहुत दृढ़ संकल्प, समर्पण, आत्म अनुशासन और प्रयास की आवश्यकता होती है। आइए यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में सफलता की इस यात्रा की शुरुआत साथ मिलकर करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फोकस आईएएस चैनल पर। फोकस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 6 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी है। यदि आपका लक्ष्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करना है, तो यह टेस्ट सीरीज विशेष रूप से आपके लिए तैयार की गई है। और हमारी अगली टेस्ट सीरीज भी 1 अगस्त से शुरू होगी। जो भी छात्र जुड़ना चाहते हैं, बेहतर है कि वो इसी बैच से जुड़ जाए, वरना आगे 1 अगस्त से जो शुरू होगा उससे जुड़ सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आपको लगभग 3000 एमसीक्यू कराए जाएंगे। प्रतिदिन 50 प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा, ताकि आपकी तैयारी नियमित, व्यवस्थित और परीक्षा केंद्रित बनी रहे। प्रश्नों का चयन यूपी पीएससी के नवीनतम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसके साथ ही यूपीएससी के महत्वपूर्ण पीवाईक्यू तथा बहुकथनात्मक सवाल भी शामिल किए गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी इस प्रकार की प्रश्न शैली पर विशेष ध्यान देता आ रहा है। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित संस्थाओं को उनके बढ़ते हुए भौगोलिक या प्रशासनिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके हमें सही उत्तर चुनना है। ठीक है, पहला है ग्राम, दूसरा है कुल, तीसरा जन, चौथा वित्त। इन्हें हमें सही क्रम से लगाना है, छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, तो सबसे छोटा कुल यानी 2, उसके बाद ग्राम, कुल के बाद ग्राम, उसके बाद विश्व और फिर जन। तो इस हिसाब से कूट जो है ए सही हुआ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कुल परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई, जिसका प्रधान क्या कहलाता है? कुलप या गृहपति होता था। दूसरा ग्राम, कई परिवारों को मिलकर, कुल से मिलकर ग्राम बनता था, जिसका प्रधान क्या है? ग्रामणी होता था। विश्व, कई गांवों को मिलाकर विश्व बनता था, जिसका प्रधान क्या है? विश्वपति कहलाता था। और जन, सबसे बड़ी कबीलाई राजनीतिक इकाई क्या है? जन थी, जिसके शासक को गोप या राजन या राजा कहा जाता था। इस तरीके से हमने क्रम को देख लिया कि सबसे छोटा जो क्रम है वह कुल, कुल के बाद ग्राम, उससे बड़ा, फिर ग्राम से बड़ा विश्व, विश्व से बड़ा जन होता था। ठीक है, दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, ऋग्वैदिक काल की प्रसिद्ध कबीलाई परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें हमें सत्य कथन बताना है। पहला है सभा, कबीले के कुलीन या वृद्ध लोगों की संस्था थी, जबकि समिति एक आम जनसभा थी, जिसमें कबीले के सभी लोग भाग लेते थे। दूसरा, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को सभा, समिति दोनों की बैठकों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। तीसरा, विदत आर्यों की क्या है? सबसे प्राचीन संस्था थी, जहां प्रमुख रूप से सैन्य, धार्मिक और लूट के माल के बंटवारे से जुड़े कार्य होते थे। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं या हमें बताने हैं? सभा और समिति की बात हुई है। ठीक है, उसके बाद महिलाओं की बात हुई कि सभा समिति में दोनों को भाग लेने का अधिकार प्राप्त था, दोनों सभाओं में। ठीक है, विदत की बात हुई क्या? सैन्य, धार्मिक, लूट के माल के बंटवारे से के कार्य से जुड़े हुए थे। तो सभी ऑप्शन क्या है? सही है, उत्तर डी।
एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। ऋग वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था जनतांत्रिक और कबीलाई थी। ठीक है, तीनों कथन पूरे सत्य है। सभा और समिति राजा की निरंकुशता पर रोक लगाती थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 3। उससे पहले महत्वपूर्ण सूचना, आप ये टेलीग्राम चैनल है, आप इससे जुड़ सकते हैं जो भी छात्र जुड़े नहीं हैं। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर से जुड़ सकते हैं 9811504781। और यदि आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन 50 प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या प्रदान की जाएगी। सिलेक्टेड पीडीएफ नोट्स प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, 1-to-1 मेंटरशिप भी आपको प्रदान की जाएगी। और प्रत्येक शुक्रवार को करंट अफेयर स्पेशल सेशन भी चलाया जाएगा। और इसके साथ ही मंथली करंट अफेयर मैगजीन भी आपको दी जाएगी। यदि आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो 9811504781 पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रसिद्ध दसराग युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह युद्ध परुसड़ी यानी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया। दूसरा कथन है कि इस युद्ध में भरत वंश के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को पराजित किया था। तीसरा कथन है, इस युद्ध का मुख्य कारण राजा सुदास द्वारा अपने पुरोहित वशिष्ठ को हटाकर विश्वामित्र को नियुक्त करना था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो सही उत्तर है डी, तीनों कथन क्या है? सत्य हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दसराग युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। ठीक है, इसमें भरत कबीले के त्रिशुंग वंश के राजा सुदास ने एक तरफ पंचजन यानी 5 आर्य कबीले और 5 गैर आर्य कबीलों के संघ को हराया था। ध्यान दीजिएगा आप लोग। और विश्वामित्र ने सुदास के खिलाफ 10 राजाओं का संघ तैयार किया था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। उत्तर वैदिक काल में हुए राजनीतिक परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस काल में कबीलाई संगठन जैसे जन प्रादेशिक राज्यों जैसे जनपद में बदलने लगे। दूसरा, सभा और समिति जैसी संस्थाओं का महत्व इस काल में अत्यधिक बढ़ गया और वे राजा की शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखने लगी। तीसरा, राजा का पद पूर्णतः वंशानुगत हो गया और उसने एकराट तथा सम्राट जैसी विशाल उपाधियां धारण करना शुरू कर दिया। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं यह हमें बताने हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है सी, केवल 1 और 3 कथन सही हैं। दूसरा कथन क्या है? गलत है। राजा की शक्ति बढ़ने के कारण लोकतांत्रिक कबीलाई संस्थाओं का क्या है? पतन हो गया। सभा समिति का मत इस काल में क्या है? बहुत कम हो गया और वे अब राजा पर नियंत्रण रखने में क्या है? असमर्थ हो गई। ठीक है, तो यहां पर देखिए, राजा की शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखने लगी तो नहीं, असमर्थ हो गई सभा और समिति उत्तर वैदिक काल में। आप लोग एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ असत्य बताना है। पहला, ए ऋग्वैदिक समाज मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक था।
बी, इस काल में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का व्यापक प्रचलन था। सी, नियोग प्रथा और विधवा विवाह को समाज में कानूनी मान्यता प्राप्त थी। डी, अमाजू उन महिलाओं को कहा जाता था जो जीवन भर अविवाहित रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी। यहाँ हमें असत्य बताना है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा कथन असत्य है? बी कथन असत्य, इस काल में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का व्यापक प्रचलन नहीं था। ठीक है, यहाँ है दिया है कि था, तो यह नहीं था। समाज में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों का कोई अस्तित्व नहीं था। लड़कियों का क्या है, विवाह वयस्क होने पर यानी 16 से 17 वर्ष की आयु में होता था। और अमाजू किसे कहा जाता है? जैसे घोषा, अपाला, लोपा मुद्रा, ठीक है, जो अविवाहित रहकर जीवन भर शिक्षा प्राप्त करती थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर क्या है, संघ लोक सेवा आयोग प्रश्न अक्सर पूछता है। प्रश्न नंबर 6, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति का एक उल्लेख मिलता है। दूसरा कथन है कि इस सूक्त के अनुसार शूद्रों की उत्पत्ति आदि पुरुष ब्रह्मा के पैरों से मानी जा गई है। तीसरा कथन, ऋग्वैदिक काल के आरंभ में ही यह वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से जन्म आधारित और अत्यधिक कठोर थी। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन बताने हैं। ठीक है, ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही कथन है केवल 1 और 2 सही है, यानी उत्तर ए सही है। तीसरा कथन गलत है। ऋग्वैदिक काल के आरंभ से ही वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से क्या है, जन्म आधारित नहीं थी और न अत्यधिक कठोर थी। देख लेते हैं तीसरा कथन क्यों सत्य है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म और योग्यता पर आधारित थी, जन्म पर नहीं। ध्यान देने वाली बात है। समाज अत्यंत गतिशील था। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक ऋषि कहता है, मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाने वाली हैं। और यही क्या है, उत्तर वैदिक काल में आकर यह व्यवस्था जन्म आधारित और कठोर हुई। ठीक है, तो इससे भी देखिए प्रश्न पूछे जाते, तो यह भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद के मंडल वगैरह से सवाल पूछे जाते हैं, संघ लोक सेवा में भी पूछे जाते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा भी पूछता ही है, तो अति महत्वपूर्ण हो जाता है ये सब टॉपिक। प्रश्न नंबर 7, उत्तर वैदिक काल में ऋषियों की सामाजिक स्थिति में आए बदलाव के संदर्भ में विचार करना है। पहला कथन है, इस काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया और उन्हें शिक्षा से वंचित किया जाने लगा। दूसरा, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण यानी सभी दुखों का कारण कहा गया। तीसरा कथन, मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पाशा, मदिरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिना गया। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन हमें चुनने हैं। ए केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है डी 1, 2 और 3, तीनों कथन यानी सत्य हैं। ठीक है, इस काल में क्या है, स्त्रियों का उत्तर वैदिक काल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी उत्तर वैदिक काल से भी प्रश्न पूछा जाता है। स्त्रियों से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इस समय के पूछे जाते रहते, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, वीडियो को कई बार देखिए। इस काल में स्त्रियों का क्या, उपनयन संस्कार पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिएगा, उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाने लगा। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को क्या है, ध्यान दीजिएगा कि ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया और मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पाशा और मदिरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिना गया। ठीक है, जुए शराब की तरह समाज की तीसरी सबसे बड़ी बुराई घोषित कर दिया गया महिलाओं को। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं।
ऋग्वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में गविष्टि शब्द का क्या अर्थ है? ए, राजा द्वारा वसूला जाने वाला एक विशेष धार्मिक कर। बी, गायों के लिए होने वाली कबीलाई युद्ध का खोज। सी, एक विशेष प्रकार का यज्ञ जो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता था। डी, वह भूमि जो कबीले के सभी लोगों के लिए चारागाह के रूप में आरक्षित होती थी। सही उत्तर है बी, गायों के लिए होने वाली कबीलाई युद्ध। ठीक है, गविष्टि का अर्थ है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन मुख्य रूप से पशुपालक था। ठीक है, जहां संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गाय यानी गोधन थी। कबीले के लोगों के जीवन का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक क्या है? गायें प्राप्त करना होता था। इसलिए ऋग्वेद में युद्धों के लिए गविष्टि यानी गायों की खोज या युद्ध, गव्य या गम्य जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और माप के लिए गोधूल और दूरी माप के लिए गव्युति शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो शब्दों के अर्थ को लेकर भी देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी प्रश्न पूछता है। तो ये सब प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, नोट करते चलिए जिन्होंने नोट नहीं किया है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। वैदिक काल में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की भूमियों और कृषि शब्दावली के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर भी प्रश्न बने हैं कई बार। पहला, उर्वरा, उपजाऊ या जोती गई भूमि। दूसरा, खिल, बंजर या परती भूमि जो चारागाह के रूप में उपयोग होती थी। तीसरा, लांगल, लकड़ी का बना हल। चौथा, सीता, हल से बनी नाली या कुंड। उपरोक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है या हमें बताने हैं। ठीक है, ए, केवल 1, 2 और 3। बी, 2, 3 और 4। सी, 1 और 3। डी, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ बताने कितने कथन सुमेलित है। तो सभी कथन क्या है? सुमेलित हैं। ठीक है, उत्तर डी हुआ। उर्वरा यानी उपजाऊ या जोती गई भूमि को, खिल, बंजर या परती भूमि जो चारागाह के रूप में उपयोग होती थी, और लांगल, लकड़ी का बना हल, और सीता, हल से बनी नालियां या कुंड। ऋग्वेद में हल के लिए शीर शब्द भी ध्यान दीजिएगा मिलता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10। उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्रयोग और आर्थिक विकास के संदर्भ में हमें विचार करना है। पहला, उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे को श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा गया है। दूसरा, इस काल में लोहे के कृषि उपकरणों के व्यापक प्रयोग से कृषि क्षेत्र में अधिशेष यानी सरप्लस उत्पादन की शुरुआत हुई। तीसरा, अतरंजी खेड़ा से उत्तर वैदिक कालीन लोहे के प्रयोग के सबसे प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। उपरोक्त में से हमें सत्य कथन बताना है। ए, केवल 1 और 2। बी, केवल 2 और 3। सी, केवल 1 और 3। डी, 1, 2 और 3। तो सभी कथन क्या है? सही है। पहला, दूसरा और तीसरा। उत्तर डी हुआ। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे को क्या है? श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा गया है। और इस काल में लोहे के कृषि उपकरणों को व्यापक प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्या? अधिशेष उत्पादन की शुरुआत हुई। ठीक है, जब लोहे का खोज हुआ तो कृषि उपकरण बने, सरप्लस हुआ चीजें। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में उत्तर वैदिक कालीन लोहे के प्रयोग के सबसे क्या है? प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में ठीक है स्थित अतरंजी खेड़ा लगभग 1000 ईसा पूर्व के लोहे के उपकरण और धातु शोधन की भट्टियां मिली हैं, जो भारत में लोहे के प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य हैं। ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11।
ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में निम्नलिखित देवताओं और उनके विभागों का मिलान करना है। पहला, इंद्र युद्ध और वर्षा के देवता। दूसरा, अग्नि देवताओं और मनुष्य के बीच मध्यस्थता। तीसरा, वरुण जल और नैतिक व्यवस्था यानी ऋतु के नियामक। चौथा, सोम वनस्पतियों और मादक पेय के देवता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके हमें सही उत्तर चुनना है। ए केवल 1, 2 और 3। बी 2 और 3 और 4। सी 1 और 4। डी 1, 2 और 4। सही उत्तर है डी 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं, यानी सभी सही सुमेलित हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इस पर भी प्रश्न पूछे जाते तो इंपॉर्टेंट है। इंद्र ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। इन पर 250 सूक्त मिले हैं, ठीक है, जिन्हें पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला और युद्ध व वर्षा का देवता माना जाता था। अग्नि दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं। 200 सूक्त जो यज्ञ की आहुति को देवताओं तक पहुंचाते थे, इसलिए इन्हें मध्यस्थ माना गया। वरुण तीसरे प्रमुख देवता हैं जो ब्रह्मांडीय और नैतिक व्यवस्था के संचालक थे। और सोम 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को क्या है समर्पित हैं, जो एक विशेष वनस्पति और उससे बनने वाले पेय के देवता हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता उनको कितने समर्पित सूक्त हैं। तो सबसे ज्यादा क्या है, इंद्र को 250 सूक्त, उसके बाद क्या अग्नि 200 सूक्त और सोम को 114। ये भी याद कर लीजिएगा पॉइंट। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्षेत्र में हुए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि का महत्व कम हो गया और उनके स्थान पर प्रजापति यानी सृष्टि के निर्माता सर्वोच्च देवता बन गए। दूसरा कथन है, रुद्र को पशुओं के देवता के रूप में और विष्णु को मनुष्य के पालक और रक्षक के रूप में पूजा जाने लगा। तीसरा, ऋग्वैदिक काल में देवता पूषण जो पहले पशुओं के देवता थे, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता बन गए। उपरोक्त कथनों में से हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। ए केवल 1 और 2। बी 2 और 3। सी केवल 1 और 3। डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है डी 1, 2 और 3 सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि का महत्व कम हो गया। ठीक है, कब? उत्तर वैदिक काल में। उनके स्थान पर क्या है, सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जो है सर्वोच्च देवता बन गए और रुद्र को पशुओं के देवता के रूप में और विष्णु को मनुष्यों के पालक और रक्षक के रूप में पूजा जाने लगा। और ऋग्वैदिक काल के देवता जो पूषण है वो उत्तर वैदिक काल में क्या है, शूद्रों के देवता बन गए हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए किए जाने वाले महायज्ञों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, राजसु यज्ञ राजा के सिंहासनरोहण और दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए। दूसरा, अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार और राजनीतिक संप्रभुता के प्रदर्शन के लिए। तीसरा, वाजपेयी यज्ञ राजा द्वारा अपनी शक्ति शौर्य के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन। उपरोक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं, हमें सही सुमेलित करना है। ठीक है, ए केवल 1 और 2। बी केवल 2 और 3। सी केवल 1 और 3। डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है डी सही सभी सुमेलित हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जब राजा की शक्ति का विस्तार हुआ
तो उसने अपनी संप्रभुता और शक्ति को वैध बनाने के लिए भव्य और जटिल यज्ञों का क्या है, सहारा लिया। जैसे राजसूय यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ, इन यज्ञों का सहारा लिया। समझ लेते हैं। राजसूय यज्ञ या राजा के राज्याभिषेक के समय होता था और माना जाता था कि इस यज्ञ से राजा को वरुण और मित्र जैसे देवताओं की क्या है, दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा अश्वमेध यज्ञ, इस पर प्रश्न पूछे भी गए हैं, ठीक है। इसमें एक शाही घोड़ा क्या है, छोड़ा जाता था। वह घोड़ा जिन क्षेत्रों में बिना रोक टोक के गुजरता था वह सब राजा का साम्राज्य क्या है, मान लिया जाता, जहां तक यह घोड़ा जाता था। यह क्या है, राजनीतिक संप्रभुता का प्रतीक था, अश्वमेध यज्ञ। तीसरा है वाजपेयी यज्ञ। इसका अर्थ है कि अन्न या शक्ति का पेय। इसमें के राजा अपने सगे संबंधियों के साथ एक रथ दौड़ का क्या है, आयोजन करता है, ठीक है, जो शौर्य की सर्वोच्चता सिद्ध होती है राजा की। तीनों यज्ञ के बारे में हमने देख लिया, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14। वैदिक नदियों और उनके आधुनिक नामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमें सही सुमेलित नहीं की पहचान करनी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बार ये प्रश्न में पूछा भी गया था, इससे रिलेटेड प्रश्न। ए वितस्ता झेलम, बी अश्विनी चेनाब, सी विपाशा व्यास, डी सदानीरा सतलज। तो हमें गलत ऑप्शन बताने हैं, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सदानीरा सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। बाकी ये जो तीन है, वितस्ता को झेलम कहा जाता है, अश्विनी को चेनाब और विपाशा को व्यास, आधुनिक नाम, ठीक है। सदानीरा नदी का आधुनिक नाम गंडक नदी है, ठीक है, जो बिहार और नेपाल की सीमा पर बहती है और शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। सदानीरा यानी गंडक नदी का। सतलज का भी नाम देख लेते हैं। सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है, सुतुद्री, ठीक है, दोनों अलग अलग, सदानीरा गंडक होगी और ये सुतुद्री होगी। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। नदियों के जो वैदिक नाम है जरूर याद कर लीजिए आप लोग। यहाँ देखिए सारे प्रश्न दिए गए हैं आप लोगों को अच्छे से। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिया गया है। ए कठोपनिषद, बी मुंडकोपनिषद, सी छांदोग्य उपनिषद, डी बृहदारण्यक उपनिषद। सही उत्तर है बी मुंडकोप उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही विजय होती है, जिसे देवनागरी लिपि में राज प्रतीक के नीचे लिखा गया है। मुंडकोप उपनिषद जो अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एक उपनिषद है। इस उपनिषद में यज्ञों की निरर्थकता बताते हुए उनकी तुलना एक टूटी हुई नाव से की गई है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सत्यमेव जयते कहां से लिएगा, मुंडकोप उपनिषद से। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। ऋग्वैदिक काल की न्याय व्यवस्था और राजनीतिक नियंत्रण के संदर्भ में हमें कथनों पर विचार करना है। पहला, ऋग्वेद में किसी भी प्रकार के नियमित न्याय अधिकारी या न्यायाधीश का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। दूसरा, राजा कबीले के बुजुर्गों की सहायता से स्वयं ही न्याय का संपादन करता था। तीसरा, उग्र और जियुग्रीव नामक अधिकारियों का प्रयोग संभवतः अपराधियों को पकड़ने वाले पुलिस कर्मचारी के लिए किया जाता था।
उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं या हमें बताने हैं? ए केवल एक और दो, बी दो और तीन, सी एक और तीन, डी एक दो और तीन। सही उत्तर है डी एक दो और तीन सभी सही हैं, सभी सत्य हैं। ठीक है। ऋग्वेद में किसी भी प्रकार के नियमित न्याय अधिकारी या न्यायाधीश का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है। और राजा कबीले के बुजुर्गों की सहायता से स्वयं ही न्याय का क्या है संपादन करता था। उग्र और जीवग्रीव नामक अधिकारियों का प्रयोग संभवतः अपराधियों को पकड़ने के लिए किया जाता था। देख लेते 1 मिनट। ऋग्वैदिक काल में कबीलाई संरचना के कारण कोई जटिल कानून संहिता या न्यायपालिका का विकास नहीं हुआ था। और उग्र और जीवग्रीव नामक शब्दों का प्रयोग जिसे आधुनिक इतिहासकारों द्वारा पुलिस अधिकारियों के समकक्ष क्या है माना जाता है, जो उस समय पशुओं और गायों की चोरी करने वाले लोगों को पकड़ते थे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17। उत्तर वैदिक काल की कर प्रणाली यानी टैक्सेशन सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, ऋग्वैदिक काल का स्वैच्छिक कर बलि इस काल में एक अनिवार्य और अनियमित कर बन गया। दूसरा, इस काल में कर वसूल करने वाले विशेष अधिकारी को भागदुग कहा जाता था। तीसरा, समाज के चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र राजा को समान रूप से कर भुगतान करते थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? ठीक है, हमें सत्य कथन बताना है। ए केवल एक और दो, बी दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी एक दो और तीन। सही उत्तर है ए केवल एक और दो कथन सत्य है। तीसरा कथन क्या है गलत है। ठीक है, देख लेते हैं। तीसरा कथन असत्य। उत्तर वैदिक काल में सभी वर्ण कर नहीं देते थे। ठीक है, ब्राह्मण और क्षत्रियों को करों से क्या है पूरी तरह छूट प्राप्त थी। यहाँ देखिए समाज के चारों वर्णों को कर नहीं, केवल छूट किसे थी? ब्राह्मण और क्षत्रिय को। शूद्रों के पास क्या संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, यानी इन्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। अतः केवल वैश्य वर्ण ही राजा को क्या है कर चुकाता था, यानी इन चारों में से क्या है केवल ये कर चुकाता है वैश्य। इसलिए वैश्य को अनश्य बलकृत यानी दूसरों को कर देने वाला और अनश्य खाद यानी दूसरों द्वारा उपभोग किया जाने वाला क्या है कहा गया है। इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं तो यह भी प्रश्न क्या है महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे भागदुग किसे कहते हैं, बलि क्या थी, कौन वर्णों में कौन कर देता था नहीं देता था, उसे भी पूछा गया। ठीक है, अगले प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 18। वैदिक साहित्य के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित को उनके रचना काल के सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें व्यवस्थित करना है। ए ब्राह्मण ग्रंथ, बी दूसरा वैदिक संहिताएं, तीसरा उपनिषद, चौथा अरण्यक। इनका हमें क्रम लगाना है। ठीक है, तो पहले क्या हो गया वैदिक संहिता आ गई, दूसरा ब्राह्मण, चौथा अरण्यक यानी तीसरा स्थान पे अरण्यक, और उसके बाद क्या उपनिषद। तो 2 1 4 3 उत्तर ए। ठीक है, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की मूल संहिताओं को संकलित किया गया 15,000 से 1,000
1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के गद्य भाग, ध्यान देने वाली बात है, जिसमें यज्ञों की क्या है व्यवहारिक और कर्मकांडीय नियमों को क्या है सरल भाषा में समझाया गया। उसके बाद क्या है अरण्यक वनों में रचे गए, जो कर्मकांडों के स्थान पर रहस्यवाद और ध्यान पर केंद्रित थे। उपनिषद यानी वेदांत वैदिक साहित्य का क्या है अंतिम भाग, जहां दर्शन, आत्मज्ञान और ब्रह्म की सर्वोच्च दार्शनिक मीमांसा की गई है। तो पहले क्या है वैदिक साहित्य आया, उसके बाद फिर ब्राह्मण, उसके बाद अरण्यक और उसके बाद उपनिषद। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है। अगले प्रश्न को देख बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, ऋग्वैदिक काल में प्रयुक्त निष्का शब्द के बदलते अर्थ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, ऋग्वैदिक काल में निष्का मूल रूप से सोने का एक आभूषण यानी नेकलेस था, जिसे गले में पहना जाता था। दूसरा, उत्तर वैदिक काल तक आते आते निष्का का प्रयोग मूल रूप से एक मानक या विनिमय के माध्यम के रूप में होने लगा, जो आगे चलकर सिक्के में बदल गया। तीसरा, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभिक चरणों में नियमित रूप से ढले हुए सोने और चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं या हमें बताने हैं। ठीक है, तो पहला और दूसरा कथन सत्य, तीसरा कथन क्या है गलत है। उत्तर ए हुआ। तीसरा कथन असत्य क्यों है। संपूर्ण वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक में नियमित रूप से ढले हुए या टंकित किए गए सिक्कों का प्रचलन नहीं था। ठीक है, ये ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल दोनों में ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, उत्तर वैदिक काल की प्रसिद्ध विदुषी महिलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गार्गी और मैत्रेयी इस काल की प्रमुख दार्शनिक महिलाएं थीं, जिन्होंने वैदिक ज्ञान और शास्त्रार्थों में भाग लिया। दूसरा, मैत्रेयी महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी थीं, जिन्होंने भौतिक धन के स्थान पर आत्मज्ञान की मांग की थी। तीसरा, गार्गी ने राजा जनक की सभा में प्रसिद्ध दार्शनिक याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं या हमें बताने हैं। ए केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है डी 1, 2 और 3। सभी कथन क्या है सत्य हैं। गार्गी और मैत्रेयी इसी काल की प्रमुख क्या है दार्शनिक महिलाएं हैं, जिन्हें क्या है वैदिक ज्ञान और शास्त्रार्थों में भाग लिया था। जिन्होंने मैत्रेयी महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी है, जिन्होंने भौतिक धन के स्थान पर आत्मज्ञान की क्या है मांग की थी। और गार्गी ने राजा जनक की सभा में प्रसिद्ध दार्शनिक याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ के लिए क्या है चुनौती दी थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की क्या है सामान्य स्थिति में क्या है गिरावट आने के बावजूद समाज के उच्च और कुलीन वर्ग में कुछ ऐसी असाधारण क्या है विदुषी महिलाएं हुई, जिन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में पुरुषों को सर्वोच्चता से क्या है चुनौती दी। तो ऐसा अगर प्रश्न पूछा जाए कभी, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्या है उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में क्या है गिरावट तो हुई है, लेकिन फिर भी क्या है कुछ असाधारण विदुषी महिलाएं हैं, जिन्होंने पुरुषों की सर्वोच्चता को क्या है चुनौती दी है। तो ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, यूपीएससी ने पूछा भी है कई बार, तो यूपीपीसीएस के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन के संदर्भ में षड दर्शन और उनके संस्थापकों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। सांख्य महर्षि कपिल, योग महर्षि पतंजलि, न्याय महर्षि गौतम, वैशेषिक महर्षि कारक। उपरोक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है या हमें बताने हैं। सांख्य महर्षि
कपिल सही है। योग आई होप आप सभी जानते हैं कि महर्षि पतंजलि ही है। न्याय महर्षि गौतम सही है और वैशेषिक महर्षि कारक सही है। तो चारों ऑप्शन क्या है? सही सुमेलित है, उत्तर डी हुआ। देख लेते हैं षड दर्शन को। अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, यहाँ भी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। वैदिक दर्शन के विकास के अंतिम चरण में भारतीय मनीषा ने ब्रह्मांड और जीवन के सत्य को समझने के लिए 6 आस्तिक दर्शनों यानी षड दर्शनों का प्रतिपादन किया। सांख्य दर्शन, इसके प्रवर्तक क्या? महर्षि कपिल है। या भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है जो प्रकृति और पुरुष के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा योग दर्शन, प्रवर्तक क्या? महर्षि पतंजलि है, जिन्होंने चित्त की वृत्तियों के निरोध और अष्टांग योग की बात की है। पूछा जाए कभी अष्टांग योग की बात किसने की है, तो महर्षि पतंजलि ने। तीसरा न्याय दर्शन, इसके प्रवर्तक महर्षि अक्षपाद गौतम। यह तर्कशास्त्र और प्रमाणों पर आधारित है, ठीक है, यानी महर्षि गौतम। चौथा वैशेषिक दर्शन, इसके प्रवर्तक महर्षि काणद या उलूक है। उन्होंने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया कि सृष्टि का निर्माण परमाणुओं से हुआ। किन्होंने? वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि काणद ने। पांचवा है वेदांत, जिसके प्रवर्तक है वेद व्यास यानी बादरायण, जिन्होंने क्या कहा? ब्रह्मा, आत्मा व मोक्ष का दार्शनिक ज्ञान दिया है, ठीक है, जो उपनिषद पर आधारित है। और छठवां है मीमांसा, जिसके प्रवर्तक है जैमिनी। वैदिक कर्मकांड और धर्म का विवेचन किए हैं। इस तरीके से हमने षड दर्शनों को देख लिया। महत्वपूर्ण प्रश्न, सांख्य महर्षि कपिल, योग महर्षि पतंजलि, न्याय महर्षि गौतम, वैशेषिक महर्षि काणद और वेदांत वेद व्यास और मीमांसा जैमिनी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। उत्तर वैदिक कालीन मृदभांड संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मृदभांड इस काल की विशिष्ट पहचान माना जाता है? ए गेरुवर्णी मृदभांड, बी चित्रधूसर मृदभांड, सी उत्तर काली पालिस वाले मृदभांड, डी कृष्ण लोहित मृदभांड। सही उत्तर है बी चित्रधूसर मृदभांड। उत्तर वैदिक कालीन मृदभांड संस्कृति के संदर्भ में यही चित्रधूसर मृदभांड इसी काल का है, ठीक है। वर्तमान पूर्व पांचाल क्षेत्र यानी हरियाणा और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ऐसे सैकड़ों स्थल मिले हैं जहां यह पाया गया, ठीक है। इसके विपरीत देखिए गेरुवर्णी मृदभांड क्या है? ऋग्वैदिक काल से पहले ताम्रपाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। और उत्तरी काली पालिस वाले जो मृदभांड है मौर्य काल और महाजनपद काल की विशेषता है, ठीक है। ये मौर्य और ये ताम्र, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 23। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त गोत्रा व्यवस्था और विवाह के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या है? विचार कीजिए। पहला, गोत्र व्यवस्था का उद्भव और संस्थागत विकास मुख्य रूप से उत्तर वैदिक काल में हुआ। दूसरा, अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री होती थी जिसे समाज में स्वीकार किया जाता था। तीसरा, प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष होता था जिसे सामाजिक रूप से हे दृष्टि से क्या है? देखा जाता था। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं यह हमें बताने हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा सभी कथन क्या है? सत्य हैं। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। गोत्र संस्था का क्या है? पूर्ण विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ।
जब एक ही गोत्र के भीतर क्या है, विवाह को वर्जित किया गया, यानी एक गोत्र के भीतर विवाह संबंध स्थापित नहीं किए जाते हैं। इस काल में क्या, वर्ण व्यवस्था के आधार पर दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे उत्तर वैदिक काल में, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। इसमें क्या है, वर यानी लड़का उच्च वर्ण जैसे ब्राह्मण या क्षत्रिय का होता था, और वधु यानी लड़की निम्न वर्ण जैसे वैश्य या शूद्र की होती थी, जिसे समाज में क्या वैध माना जाता था, और इससे उत्पन्न संतान को क्या है, पिता का वर्ण मिलता था। ध्यान देने वाली बात है। दूसरा क्या है, प्रतिलोम विवाह या अनुलोम का क्या है, उल्टा है, जिसमें वधु क्या है, उच्च वर्ण की और वर क्या है, निम्न वर्ण का होता था। समाज इसे क्या है, रूढ़वादिता के खिलाफ मानता था और इसे हे दृष्टि से देखता था। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 हो गया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24। ऋग्वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बीच सांस्कृतिक अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ऋग्वैदिक आर्य युद्ध में कवच का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। दूसरा, ऋग्वैदिक आर्यों को सोने, चांदी और तांबे का क्या है, ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। तीसरा, ऋग्वैदिक आर्यों में घोड़ों को पालतू बना लिया गया था, जबकि इस बात का कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु यानी घोड़े से पूर्ण तरीके से परिचित थे या नहीं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, यह हमें बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सभी कथन क्या है, सत्य है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा सभी कथन सत्य हैं। डी उत्तर हुआ। देख लेते हैं, इतिहास और सांस्कृतिक दृष्टि से यह तीनों कथन क्या है, पूर्ण सत्य हैं। ऋग्वैदिक आर्य युद्ध प्रिय कबीले थे, जो अपनी सुरक्षा के लिए लोहे या कांसे के कवच या वरम और शिरस्त्राण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या शांति प्रिय व्यापारी थे, उनके यहाँ से हथियारों या कवचों के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, बहुत पॉइंट टू पॉइंट ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अब क्या प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, अगर आप एक भी पॉइंट आपको याद नहीं है तो आप प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा है, ऋग्वैदिक आर्यों को तांबे यानी अयस्क सोने और चांदी का ज्ञान था, और उत्तर वैदिक काल में उन्हें लोहे का ज्ञान हुआ। ठीक है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य युगीन, इसीलिए उस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। ठीक है, और वे लोहे से पूरी तरह अपरिचित थे। सही बात है कि लोहा उस समय नहीं था, ये उत्तर वैदिक काल में प्राप्त हुआ। ऋग्वैदिक आर्यों की पूरी संस्कृति और युद्ध प्रणाली घोड़ों की तीव्र गति वाले रथों पर आधारित थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के उपयोग के कोई ठोस या निर्णायक साक्ष्य नहीं मिले। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ, ठीक है, सुरकोटदा में केवल कुछ अस्थियां क्या है, घोड़ों की मिली हैं, लेकिन वे समाज का अभिन्न अंग नहीं थे। ठीक है, अगर इस तरीके से प्रश्न बने कि सुरकोटदा में मिला है तो हाँ सही है, मिला है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वे घोड़े को पालतू बना लिए थे। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, अंतिम प्रश्न। वैदिक काल के वेदांग साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। पहला, शिक्षा, ध्वनात्मक और उच्चारण, कल्प, कर्मकांडीय नियम, निरुक्त, व्युत्पत्ति शास्त्र और शब्दों का अर्थ, छंद, वैदिक छंदों की माप। उपरोक्त युग्मों में से सही सुमेलित पहचानना हमें, कौन कौन से युग्म सुमेलित हैं। तो सभी युग्म सुमेलित हैं। ठीक है, उत्तर डी हुआ। देख लेते हैं, वेदांतों के क्लिष्ट मंत्रों को समझने और उनका सही उच्चारण करने और यज्ञों को वैज्ञानिक विधि से संपन्न कराने के लिए 6 सहायक ग्रंथों की रचना की गई, जिन्हें क्या है, वेदांग अंग कहा जाता है। ठीक है, 6 जो सहायक हैं अंग है उन्हें वेदांग कहा गया। ठीक है, यज्ञों को वैज्ञानिक विधि से समझने पढ़ने के लिए सही उच्चारण के लिए इनकी रचना की गई थी। ठीक है, यहाँ 4 दिए गए, देखते हैं। शिक्षा, यह स्वर विज्ञान और शुद्ध उच्चारण की विधि सिखाता है। ठीक है, कल्प,
या हाथ की तरह है जो कर्म कांडों, यज्ञ की वेदियों और सामाजिक नियमों को कूटबद्ध करता है। निरुक्त इसके रचयिता महर्षि यास्क हैं। या शब्दों के मूल अर्थ और उनकी व्युत्पत्ति की व्याख्या करने वाला भाषा विज्ञान ग्रंथ है निरुक्त। छंद या वैदिक मंत्रों की गति और लय को निर्धारित करता है, जैसे गायत्री छंद और छंद। तो इस तरीके से हमने 25 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। तो साथियों, आज का टेस्ट यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपने प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक हल किया होगा और उसके पीछे की अवधारणा को भी अच्छी तरह समझा होगा। याद रखिए, प्रीलिम्स में सफलता केवल अधिक पढ़ने से नहीं बल्कि सही प्रश्नों का नियमित अभ्यास करने से मिलती है। आज का अपना स्कोर अवश्य नोट करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपने कितने प्रश्न सही किए। यदि किसी प्रश्न में गलती हुई हो तो उसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि सीखने का अवसर मानिए और उनका दोबारा रिवीजन कीजिए। एक और महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों, अगर मेंस टेस्ट सीरीज से आपको जुड़ना है तो एथिक्स का बैच 15 जुलाई से शुरू हो रहा है। देखिए, एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रेस में आगे या बाहर कर सकता है। तो जो भी अभ्यर्थी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं वे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9811504781। और GS1 या GS2 या GS3 से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इस पर संपर्क करते हैं, वो सब भी बैच से आप जुड़ सकते हैं। उसके भी उत्तर लेखन कराए जा रहे हैं। और जो भी अभ्यर्थी प्रीलिम्स से बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ये 6 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी है, उससे जुड़ सकते हैं। और 1 अगस्त से शुरू हो रही है, आप उससे जुड़ सकते हैं। यह है जहां 2500 प्लस प्रश्नों का अभ्यास कराया जा रहा है। तो आपने यहाँ देख लिया। यदि आप फोकस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप संपर्क करें 9811504781 पर। इस टेस्ट सीरीज में आपको प्रतिदिन 50 प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा 1-to-1 मेंटरशिप। प्रत्येक शुक्रवार को क्या है करंट अफेयर स्पेशल सेशन का लाभ मिलेगा आपको। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने साथी अभ्यर्थियों के साथ शेयर करें और ऐसी ही परीक्षा केंद्रित कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगले टेस्ट में नए प्रश्नों, नई अवधारणाओं और बेहतर तैयारी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए। धन्यवाद।